क्या दोनों? पिछले क्लास तुम लोग किए थे लिंकेज वाला? तो मेरा सिर्फ नेटवर्क नहीं रहता है तो इसलिए नहीं हो पाया था। तो नहीं वीडियो हो देख पाया था, नहीं हो पाया हमारा भी था। ठीक है, तो आज हम फिर से तुम लोग को हम लिंकेज समझा रहे हैं। पिछले क्लास समझाए भी थे, उसका नोट भी लिखाए थे। ठीक है, तो आज हम छोड़ दीजिए सर, वीडियो देख लेंगे। वीडियो ठीक है, फिर भी तुम लोग एक बार समझ लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करना, देख लेना। वैसे लिंकेज जो है ना, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मतलब थोड़ा वीडियो समझने वाला होगा, उसके बाद उसका नोट्स लिखाने में टाइम चला गया था। ठीक है ना, आई मीन कंप्लीट हो गया था, तो वो उसको तुम लोग देख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि देखो 3-4 चीज इंटरलिंक्ड है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ ही गए होगे, उसमें दिक्कत तो आई मीन जो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, वो तीनों एक ही इंटरलिंक्ड है, और वो एक्सेप्शन है एक तरह का, क्योंकि लिंकेज एक्सेप्शन है तुम्हारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, और लिंकेज रहेगा तो क्रॉसिंग, लिंकेज होगा तो उसमें रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों मतलब ये है, आई मीन एक दूसरे से लिंक है। तो देख लेना, अगर समझ में आता तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसका क्लास दे देंगे। ठीक है, आज हम लोग लास्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लास 2-3 चीज हुआ था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि मॉर्गन और सॉरी क्रोमोसोम एंड जीन जो होता है, वो दोनों कैसे पैरेलल है, आई मीन कैसे इनहेरिटेड कैरेक्टर को ले जाने का काम करता है। वो पैरेललिज्म में थ्योरेटिकल है, वो तुम वीडियो में देख लेना, उसमें तुमको दिख जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट जो आज टॉपिक है वो है वेरिएशन। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। आज समझे। देखो, वेरिएशन होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन जो होता है, एनी डिफरेंसेस, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो तुम्हारा केमिकल हो, जो भी हो, आई मीन मॉर्फोलॉजिकल भी आता है, फिजिकल भी आता है, बिहेवियर भी आता है। मतलब वेरिएशन कहने का मतलब होता है एनी डिग्री ऑफ चेंजेस। कहने का मतलब समझना कि सपोज दैट मान लिया जाए कोई, क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स से ले रहे हैं, इवोल्यूशन में इसका थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है, बट दोनों इंटरलिंक्ड है। बस इतना समझना, जैसे वेरिएशन कैसे समझोगे, जैसे मान लो ये पेरेंट है, उसके दो ऑफस्प्रिंग है, मान लो ए एंड बी। क्या दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल एग्जैक्टली दिखता है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है, कहलाता है। वेरिएशंस जो होता है वो बोले ना, एनी डिफरेंसेस अमंग्स्ट ऑफस्प्रिंग या जनरेशन टू जनरेशन या एंसेस्टर्स के बीच में हम लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, वेरिएशंस के केस में हम लोग एक चीज और देखेंगे कि वेरिएशंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है जर्मिनल और एक होता है सोमैटिक। ठीक है, जर्मिनल को हम लोग बायोब्लास्टिक भी बोलते हैं, आई मीन हम लोग कह सकते हैं जो जर्म सेल में वेरिएशन होता है, आई मीन क्रोमोसोम वगैरह को लेके। और एक होता है सोमैटिक सेल, मतलब बॉडी सेल्स में। ठीक है, तो हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसको तुम अच्छे से पहले उसी को मतलब उसको तुम समझना। ठीक है, फ्लो चार्ट में तुमको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो, वेरिएशंस में सबसे पहले हम क्या बताएं कि एनी डिग्री ऑफ चेंजेस। ठीक है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, बिहेवियर हो। इसका मेनली क्या होता है, वो दो टाइप का होता है। देखो, एक चीज और ध्यान देना कि बिहेवियर को सॉरी वेरिएशंस को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो वेरिएशंस जो होता है वो बहुत ही मतलब बेसिस पे उसको हम लोग बांट सकते हैं, आई मीन क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफाई करने जैसे अफेक्टेड ट्रेट्स में मॉर्फोलॉजिकल है, फिजिकल है, साइटोलॉजिकल है, बिहेवियर है। ठीक है, इम्पैक्ट में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कुछ वेरिएशंस हुआ तो यूजफुल हो गया हम लोग के लिए, कुछ हुआ तो हार्मफुल हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हार्मफुल के केस में क्या देखते हैं, कैंसरस सेल वगैरह जो होता है, वो एक तरह का क्या है, वो वेरिएशंस के कारण ही होता है। वेरिएशंस होता है जिनमें क्रोमोसोम में, तभी हम कैंसर जो होता है काउज होता है, तो वो हार्मफुल हो जाता है। ये है। उसके बाद फिर दूसरा है तुम्हारा डिग्री कहने का मतलब कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, क्योंकि डिग्री जो चेंजिंग आ रहा है, आई मीन कुछ चेंजिंग जो आ रहा है वो डायरेक्टली वो सेल्स से रिलेट करता है। सेल से रिलेट करने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कोई सोमेटिक सेल है, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा।
कोई जर्म सेल की बात करते हैं या गैमेट सेल की बात करते हैं, उसके अंदर में जो क्रोमोसोम वगैरह है, जिन वगैरह है, उसमें जो चेंजिंग होता है वो हम लोग का जर्मिनल हो जाता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ चेंजेस में कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस देखता है, और डिसकंटिन्यूस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अंदर में हम लोग को म्यूटेशन पढ़ना, और म्यूटेशन में ही क्रोमोसोमल एबरेशन वगैरह जो है उसका कॉन्सेप्ट है, जो डिजीज वगैरह होता है। ठीक है, इसके अलावा एक है तुम्हारा सेल्फ अफेक्टेड। ठीक है, सेल्फ अफेक्टेड में हम बताए जैसे मान लो सेल्फ से जो रिलेटेड होगा। उसके बाद है फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। तो ऑब्जर्वेबल आई मीन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक में क्या देख सकते हैं, फिनोटिपिक में अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटिपिक में जीन में जो डिफरेंसेस वगैरह या फिर चेंजिंग जो आता है वो वेरिएशन, तो बहुत तरीके का होता है। ठीक है, मेनली हम लोग को यहाँ पे जो है सोमेटिक एंड जर्मिनल सेल के हिसाब से पढ़ना है। तो वेरिएशन जो है अल्टीमेटली हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलना कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाएंगे। ठीक है, एक होता है सोमेटिक और एक होता है जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम लोग सोमेटिक वेरिएशंस का, तो सोमेटिक वेरिएशंस जो होता है इसमें ये जो सोमेटिक का मतलब ऐसा है, सोमेटिक का मतलब यहाँ पे हम बताए थे बॉडी सेल, और ये जर्म सेल मतलब हम लोग जर्म सेल या फिर हम लोग गैमेट्स बोल सकते हैं। गैमेट्स सीधा सीधी इसका जो मतलब है, आई मीन गैमेट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो वही क्रोमोसोम वगैरह जो जिन वगैरह होता है उसके हिसाब से बात करें तो बॉडी सेल। तो सबसे पहले सोमेटिक वेरिएशंस जो होता है एक तरह का मॉडिफिकेशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का एक्वायर्ड इनहेरिटेंस है। ठीक है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि जन्म लेने के बाद जो चेंजिंग आता है, चाहे वो कारण कुछ भी हो, उसका कारण 2-3 है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बॉडी में कुछ अगर बॉडी सेल में कुछ अगर चेंजिंग होता है तो वो एक तरह का एक्वायर्ड कैरेक्टर को हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जन्म के बाद कुछ चेंजिंग होता है हमारे बॉडी सेल में तो वो होता है सोमेटिक, और सोमेटिक के केस में हम लोग लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, और इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर में भी आता है, या एक्वायर्ड इनहेरिटेंस इसको बोला जाता है। मतलब अगर सोमेटिक सेल में वेरिएशंस होगा या सोमेटिक वेरिएशंस होगा तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि सोमेटिक वेरिएशंस खुद इंडिविजुअल का होता है, लेकिन अगर जर्मिनल हो गया तो ये वेरिएशन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो सोमेटिक वेरिएशन में क्या होता है कि ये एक तरह के इसको हम लोग मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, और ये एक्वायर्ड इनहेरिटेंस भी कहलाता है। इसका मतलब अगर बॉडी में किसी भी तरह का चेंजिंग होगा तो वो अगला जनरेशन तक नहीं जा सकता है। अब एक चीज है सोमेटिक वेरिएशन जो होता है, ठीक है, तो सोमेटिक वेरिएशंस का कुछ कुछ आई मीन फैक्टर्स भी होगा जिसके कारण वो वेरिएशंस करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इन्वायरमेंट फैक्टर। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, तो जैसे टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद आ सकता है वाटर आ सकता है, ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है एयर भी आ सकता है, इसमें लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब तुम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है बताओ, तो बता सकते हो कोई, बताओ कि हम बता रहे जैसे सोमेटिक वेरिएशंस में जो सबसे मेन है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर को एग्जांपल लेते हैं तो टेम्परेचर कैसे वेरिएशंस करने में यूजफुल होता है या फिर उसके कारण होता है, ये बताओ। देखो आंसर दो तुम लोग, ठीक है, आंसर बताओ, आई मीन कुछ बोलोगे तब ना समझ में आएगा, बोलो। साक्षी, इशिता, नहीं पता। नहीं पता। देखो सबसे फर्स्ट में किसी भी बॉडी को अगर सरवाइव करना है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, ये बात पता होगा। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए टेम्परेचर नॉर्मल या ऑप्टिमम कंडीशन से अगर स्लो हो गया, ठीक है, तो सोचो
कि उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं चेंज आएगा कि नहीं चेंज आएगा। तुम सिंपल सा एक चीज, तुम छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो कि जो गर्म एरिया में रहता है उसका मेटाबॉलिज्म, उसके बॉडी में जो वेरिएशन है वो अलग होगा, और अगर जहाँ ठंड एरिया है, कोल्ड एरिया में जो रहने वाला एनिमल या जो भी, जैसे ह्यूमन बींग्स का ही बात करें तो उसके बॉडी में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। तो वो एक तरह का, अगर बहुत दिनों तक अगर हम रहते हैं, ठीक है, अगर बहुत दिनों तक हम एक एरिया में रह जाएंगे, वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म या कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजिंग आता है, ठीक है, तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। एक तरह का एडाप्टेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हुआ तो सोचो, टेम्परेचर कहीं ना कहीं ह्यूमन को या फिर पूरे एनिमल को या फिर जो भी लिविंग सिस्टम है उसके मेटाबॉलिज्म पे कहीं ना कहीं असर करता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, थोड़ा हाई हुआ तो ठीक है, लेकिन डाउन हो गया और बहुत ज्यादा हाई गया तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजिंग करेगा, टेम्परेचर। दूसरा है वाटर। वाटर के केस में सोचोगे प्लांट को कितना ज्यादा जरूरत पड़ता है वाटर का। अगर मान लिया जाए वाटर उसको नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो है कैक्टस का प्लांट। क्या है? कैक्टस का प्लांट। कैक्टस का प्लांट में देखना क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि लीफ का मॉडिफिकेशन है, वो भी एक तरह का सोमेटिक वेरिएशन में ही आता है वो, ठीक है। उसके बाद लाइट है। लाइट बहुत सारा, लाइट जहां कम होगा, जहां डाउन होगा, वहां पे डायरेक्टली डिपेंड प्लांट के ग्रोथ और एनिमल के फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो लाइट भी कहीं ना कहीं डिपेंडिंग है। न्यूट्रिशन, छोटा सा मतलब न्यूट्रिशन में एक बहुत नॉर्मली क्या है कि माल न्यूट्रिशन का जो केस देखते हो वो भी वेरिएशन ही है, शायद उसके कारण जो डिजीज कॉज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का कमी हो जाएगा तो प्लांट सॉरी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिक्कत करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन में जैसे मान लो किसी का न्यूट्रिशन प्रॉपर वे से नहीं मिला, उसका हाइट वगैरह नहीं बढ़ा, ये भी कहीं ना कहीं वेरिएशन में ही आता है। तो ये है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं है, इसको समझा रहे हैं क्योंकि जर्मिनल में ही हम लोग को आगे बढ़ना है, सोमेटिक में उतना ज्यादा है नहीं। तो सोमेटिक इन्वायरमेंट के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो ये पहला फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, ठीक है। ये तो तुम लोग पढ़े भी हो, जो भी 10th में क्लासेस की हो, बताए भी यूज एंड डिसयूज ऑर्गन या यूज एंड डिसयूज जो मैकेनिज्म है इसमें क्या बोलता है, क्योंकि ये लेमार्किज्म का थ्योरी है और ये बोलता है कि अगर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सपोज दैट मान लिया जाए कि किसी भी पर्सन का कोई एक राइट हैंड ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा डेवलप कर जाएगा और लेफ्ट हैंड वो कम यूज करता है, तो हो सकता है वो कम वो रुडिमेंट कर जाए या फिर उसका जो मैकेनिज्म है या फिर उसका फंक्शन है वो कम हो जाए। मतलब एक तरह का फंक्शन के हिसाब से कि जो ज्यादा ऑर्गन एक्टिव है वो ज्यादा मॉडिफाई हो जाएगा और जो नहीं है वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक तरह का फैक्टर होता है, इफेक्ट है। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन का जो है फैक्टर, सॉरी यूज एंड डिसयूज ऑर्गन जो है ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो सोमैटिक वेरिएशंस में हेल्प करता है। तीसरा क्या है हमारा? कॉन्शियस इफेक्ट। कॉन्शियस इफेक्ट ये भी वेरिएशंस का एक टाइप है, ठीक है। कॉन्शियस मतलब क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का रिस्पॉन्स करना। तो सपोज दैट मान लिया जाए कॉन्शियस इफेक्ट में अगर हम एजुकेट हम क्लियरली यहीं से स्टार्ट किए। तो सोमेटिक वेरिएशंस को नोट कर लो, उसका जर्मिनल वेरिएशन स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लो, ठीक है। यही है तुम्हारा, लिख लेना एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, पांचवा ये समझ में आ जाएगा। इसको ये वाला पोर्शन नोट करो। सर लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। कॉन्शियस इफेक्ट, वो इसको डिफाइन कर दें। हाँ देखो, कॉन्शियस इफेक्ट में सिंपल है, जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई एथलीट्स है, कोई बॉडी बिल्डर्स है, ठीक है। तो क्या रेगुलर अगर वो बॉडी बिल्डिंग करता है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका मसल्स का ग्रोथ अलग होगा इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन। सबका तो ऐसा होता नहीं है, तो वो जो है कॉन्शियस इफेक्ट है। जैसे मान लो आर्मी वगैरह में जो डॉग्स वगैरह रहता है वो भी तो कहीं ना कहीं ट्रेंड होता है,
तो वो लोग को कराया जाता है, तो वो भी एक तरह का वेरिएशन है, क्योंकि सिंपल है, पहले ही हम लिख दिए एक्वायर्ड इनहेरिटेंस या एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो जो भी होगा वो हम लोग इसी से तुम समझ सकते हो एक्वायर्ड इनहेरिटेंस या एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम लोग बर्थ के बाद अडॉप्ट करते हैं, वेरिएशंस लाके हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो वो सारा कॉन्शियस इफेक्ट में वो एजुकेशनल फील्ड पे चल जाओ कि हाँ कोई एजुकेट बहुत अच्छा एजुकेशन लिया और वो कुछ अचीव किया, या बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर वो स्पोर्ट्स अगर उसको मतलब नहीं है तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस दिखता है, तो वो वेरिएशन एक तरह का यही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, जर्मिनल वेरिएशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट करो। हो गया, कर लिए नोट? हो गया, नोट कर लिया है? अब देखो, सोमेटिक वेरिएशंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक है वो है जर्मिनल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक है, इसमें ध्यान देना क्योंकि इसी में हम लोग म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसी में वो आता है। तो जर्मिनल क्या है, मतलब कि जो जर्म सेल में चेंजिंग आएगा, तो जर्म सेल या गैमेट में चेंजिंग आएगा उसी को हम लोग जर्मिनल बोलते हैं। तो ये मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस का दूसरा नाम होता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन आई मीन एक तरह का बोलते हैं ना कि तुरंत फ्लक्चुएट करना किसी भी चीज, तो वो फ्लक्चुएशन वेरिएशन आता है। ठीक है, और दूसरा डिसकंटिन्यूअस में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसको या तो हम लोग स्पोर्ट इसका नाम दूसरा स्पोर्ट भी होता है, और ये जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि एक लगातार थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ, अगर आई मीन उसको थोड़ा सा भी अगर अनकंडीशनल आई मीन बोल सकते हैं कि एक तरह का थोड़ा सा भी अगर उसको मतलब कंटिन्यूस में क्या होता है कि कंटिन्यूसली करते रहेगा, थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन चाहे इन्वायरमेंट में हो चाहे किसी तरह का, अगर कुछ भी चीज को मिल गया और वो चेंज हो गया, तो तुरंत जो चेंज करता है ना वो आता है कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन में, बोलते हैं तुरंत फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, कभी ये कुछ चेंजिंग कर दिया, कुछ ये चेंजिंग कर लिया, तो ये होता है फ्लक्चुएशन वेरिएशन में। ठीक है, और म्यूटेशन में अलग चीज है। डिसकंटिन्यूअस में क्या है कि अचानक से कुछ चेंजिंग आ गया किसी जीन में या फिर क्रोमोसोम में, ये भी जीन क्रोमोसोम का ही कॉन्सेप्ट है ये भी, बट इसमें लगातार होते रहता है। ठीक है, हो सकता है लगातार इसमें, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि सडन चेंज होगा किसी कारण से। ठीक है, तो इसमें अलग अलग काउज है, इसमें अलग अलग काउज है। तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफिकल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई एक एरिया हम लिए, वहां का पॉपुलेशन देखे और वहां पे डिफरेंट टाइप्स का
डिफरेंट टाइप्स का जो है वो हाइट वाला आदमी है। तो कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पे एक हाइट हो, जहाँ जिस घर में एक ही हाइट है सबका वही हाइट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन में आ जाता है कि कंटिन्यूस, मान लो इस बार जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो जो है वो जो ऑफस्प्रिंग है वो थोड़ा टॉल हुआ, अगला बार जो आएगा हो सकता है वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि फ्लक्चुएशन ना करके सब लंबा ही हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करते रहेगा। तो ये फ्लक्चुएशन उसी के लिए फ्लक्चुएशन वही उस टाइप के वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस या फ्लक्चुएशन वेरिएशंस बोला जाता है। ठीक है, इसका 3 कारण है। क्या क्या कारण है उसको हम लोग को यहाँ पे सामने हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या काउज है, सॉरी किस किस चीज के कारण ये कंटिन्यूस वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है चांस सेपरेशन और सेग्रीगेशन, चांस सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये पहला कारण है, मतलब इसके कारण ये प्रोड्यूस्ड होता है, हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो रीजन है वो है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसका खुद का अपना एक सिस्टर क्रोमैटिड डेवलप करेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का सिस्टर, ये दोनों एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मान लो एक RL का यहाँ पे जीन है, तो यहाँ पे भी RL का जीन हो चुकी है, ये दोनों सिस्टर है। मान लो ये RL है और यहाँ पे भी RL है। ठीक है, यहाँ समझना क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे के लिए सिस्टर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो जब भी एक्सचेंजिंग होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जब भी एक्सचेंजिंग होगा तो क्या होगा इसमें कि ये जो कैपिटल हम L लिखे हुए हैं और ये जो स्मॉल l है, ये दोनों एक दूसरे का चेंज हो जाएगा। मतलब ये चला जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे। अगर फ्रेशली हम इसको बनाते हैं तो इस तरह का आएगा RL। देखो यहाँ शॉर्ट था, यहाँ पहले क्या आई मीन कैपिटल था, यहाँ स्मॉल हो गया। ये जो एक्सचेंजिंग का मैकेनिज्म होता है इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर कब हो सकता है, तो ड्यूरिंग मियोसिस। ये तुम लोग पढ़े होंगे क्योंकि ये पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है सेल डिवीजन के केस में। तो क्रॉसिंग ओवर जब है तब ये हो सकता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर का थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो होता है वो। तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा है रिकॉम्बिनेशन। देखो पिछला क्लास हम लिंकेज बताया था, रिकॉम्बिनेशन। अभी हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देते हैं रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो रिकॉम्बिनेशन के पहले जानना होगा हम लोग को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग देखे थे रेशियो 9:3:3:1। ये कब था, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस हुआ था, तो उस टाइम पे F1 जनरेशन का अलग रेशियो था और F2 का अलग था। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल सर जो थे वो क्या डिफाइन, आई मीन वो कौन सा लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में जब कोई दो अलग अलग क्रोमोसोम रहेगा, तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, तो वहां पे प्योरिटी करने के बाद जब क्रॉस होगा तो क्रॉस होने के बाद ये रेशियो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए सेम क्रोमोसोम पे 2 डिफरेंट जीन प्रेजेंट हो, ठीक है, और 2 डिफरेंट जीन प्रेजेंट हो और जब दोनों का जब क्रॉस कराते हैं और F2 जनरेशन में आता है तो ये रेशियो फुलफिल अगर नहीं करता है तो ऐसे को हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि फिर से समझाएं? नहीं समझ में आया तो बोलो रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ, ये रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ। नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से समझाते हैं। ठीक है,
हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़े थे कि F2 जनरेशन का रेशियो ये था, ये नॉर्मल कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए और F2 जनरेशन में फिनोटिपिक कैरेक्टर हम देख लिए, जीनोटिपिक हम लोग नहीं देखते, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम इस रेशियो से चलते हैं, तो इस रेशियो में जब जब कुछ ऐसा और ज्यादा और ज्यादा जब उसका एक्सपेरिमेंट हुआ और ज्यादा जब ब्रीडिंग वगैरह हुआ, तो कुछ कुछ केस में F2 जनरेशन में ये रेशियो नहीं आया। तो ये जो रेशियो नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, हम एक और चीज तुम लोग को बताए थे, पिछले क्लास में बोले थे कि तुम लोग का फिगर है जिसमें दिखा वाइल्ड टाइप करके दिखा दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम ये बता देते हैं ये क्या है। ठीक है, सपोज दैट मान लो ये क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम पेयर में है, तो इसका भी सिस्टर क्रोमेटिड होगा, इसका भी सिस्टर क्रोमेटिड होगा। मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, ये ए चला गया, ये ए चला गया, ये बी चला गया और ये बी है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। अब रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लिया जाए ये दोनों के बीच में हम F1 कराए और F1 के बाद जब F2 कराए और F2 में ये रेशियो अगर नहीं दिखता है, उसमें जो भी रेशियो डिफरेंट आएगा वही डिफरेंट रेशियो रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन का जो है ये रिकॉम्बिनेशन का जो मैकेनिज्म है, क्योंकि जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां रिकॉम्बिनेशन होना ही होना है। ठीक है, एक और चीज है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो जरूरी नहीं कि हमेशा होता है। क्रॉसिंग ओवर जरूरी नहीं है कि हमेशा होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जब होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म हो रहा है, अगर होता है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। उसी में निकाला गया जो लिंकेज हम लोग पढ़े, लिंकेज ही क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है, जिसमें ये बताया गया कि हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में F2 का जो रेशियो देखते थे, जब जब लिंकेज में हम ऐसा देखते हैं तो लिंकेज में F2 जनरेशन में 9:6:6:1 का रेशियो कंप्लीटली फुलफिल नहीं करता है। तो ये रिकॉम्बिनेशन इसमें तीसरा काउज है जिसका कंटिन्यूअस वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कंटिन्यूअस वेरिएशन का कारण कि कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, एक तो पहला है कि गैमेट बनने के टाइम पे जो क्रोमोसोम का डिफरेंस है वो, और वहां पे अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, मियोसिस के टाइम पे अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो वहां पे भी कॉम्बिनेशन का भी आएगा, क्योंकि वहां पे करेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो नॉर्मल चलते रहता है। ठीक है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, और ये तीनों मैकेनिज्म कंटिन्यूअस वेरिएशन को फुलफिल करता है। अगर कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा, ये तीनों में कोई ना कोई प्रोसेस होता ही होता है, तभी वो ऐसा कंटिन्यूअस वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कंटिन्यूअस का, इसको नोट करो, फिर म्यूटेशंस में आते हैं। इसको नोट कर लो, फिर म्यूटेशंस में आएंगे। ठीक है, कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है वो मतलब सडन चेंज है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको नोट करो फटक से। हो गया सर। हो गया।
हो गया? हेलो, यस सर, हो गया। हो गया ना? ठीक। अब हम लोग आते हैं म्यूटेशन में। इसमें इसको समझ गए ना कैसे होगा, क्या होगा कंटिन्यूस का? यस सर। ठीक है, नहीं समझे हो तो बोल सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम्म। हाँ। अब हम लोग आते हैं म्यूटेशन में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन से, क्योंकि म्यूटेशन जो है एक बड़ा सा एक टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। इसी में हम लोग को क्रोमोसोमल प्लॉइडी वेरिएशन वगैरह जो है वो पढ़ना है, क्योंकि म्यूटेशन का वही कारण है। सबसे फर्स्ट में म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन में क्या है? सडन इनहेरिटेबल changing of the normal without intermediate stage। देखो ये इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अल्टर ऑफ डीएनए बेस पेयर। बट एग्जैक्टली इस चीज को याद रखना कि अगर सडन इनहेरिटेबल, ठीक है, सडन इनहेरिटेबल, या फिर हम लोग यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ सकते हो, सडन अनप्रेडिक्टेबल इनहेरिटेबल चेंजेस, ठीक है, ऑफ द नॉर्मल विदाउट इंटरमीडिएट स्टेज। कहने का मतलब है, सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस क्या होता है कि इसका कोई भी मेजरिंग नहीं है। कहने का मतलब कि कब होगा कहना मुश्किल है, ठीक है। दूसरा चीज है क्या कि जब ये चेंज होगा तो डायरेक्टली ये जीन को ही इफेक्ट करेगा या क्रोमोसोम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बताए अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, अल्टर ऑफ डीएनए बेस पेयर, या फिर हम अनप्रेडिक्टेबल इनहेरिटेबल चेंजेस होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली चेंज इसलिए लिख रहा है क्योंकि कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा ही नहीं बनेगा। तो सिंपल है, अल्टरनेशन ऑफ बेस पेयर याद रख सकते हो, डीएनए सीक्वेंस याद रख सकते हो, या फिर अनप्रेडिक्टेबल इनहेरिटेबल चेंजेस, ठीक है। अचानक से कुछ में किसी कारण से अचानक से चेंजिंग हो गया तो ऐसा हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से सेल में अगर मान लो हम लोग एक्सरे यूवी रे हम पास करा दिए उस सेल में, और वो सेल के अंदर में जो भी क्रोमोसोम है उसमें जो जीन है या क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ अगर चेंजिंग आता है तो वो तुम्हारा म्यूटेशन कहलाता है। तो मतलब सडन चेंज होगा, इसमें कोई सर्टेन नहीं कि अब होगा कब होगा, बस सडन चेंज हो जाएगा। और वो चेंज का इफेक्ट हम लोग को या तो जेनेटिकली दिखेगा, या तो जेनेटिकली दिखेगा उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, ठीक है। दूसरा चीज होता है इसमें, इसका काउज क्या है, म्यूटेशन का क्या क्या काउज है। तो इसका जो काउज है वो 3 है। सबसे पहले है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन क्रोमोसोमल एबरेशन कहने का मतलब कि क्रोमोसोम जो नंबर है उसमें चेंजिंग आना, चाहे वो डिलीट करके आए, चाहे वो इंसर्शन करके आए, डुप्लीकेट करके आए, इनवर्स करके आए, इस तरह से क्रोमोसोमल एबरेशन। दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण ये है कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई क्रोमोसोम सेट है, आई मीन ये क्रोमोसोम है 2n में है प्रेजेंट, या फिर कोई सेल है क्रोमोसोम, उसमें कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, या फिर मान लीजिए ये घट गया, तो ये क्रोमोसोम नंबर पे अगर किसी कारण से वो चेंज हो रहा है तो इसी में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्लॉइडी का, जो कि डिसजंक्शन की वजह से या तो जुटेगा या तो घट जाएगा। तो हम लोग इसमें प्लॉइडी का एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, आई मीन पढ़ेंगे, तो वो होता है प्लॉइडी, इसको पॉलीप्लॉइडी जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा जो चेंजिंग है वो एक्सप्रेशन वाइज है। कहने का मतलब चेंज इन जीन स्ट्रक्चर, ठीक है,
चेंज इन जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन इन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही अल्टीमेटली क्या बनाता है, हमारा डीएनए बनाता है। ठीक है, तो ये तीनों काउज है। ठीक है, और हम लोग को जो मेन, अगर हम लोग को मेन पढ़ना है तो क्रोमोसोम एबरेशन तो ठीक है पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर जो फ्लूइडी का कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जेनेटिक डिजीज, क्रोमोसोमल डिजीज, तो ये सब इसी तीनों पे बेस्ड होता है, क्योंकि वो एक तरह का म्यूटेशन है, और म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जीन में जब भी वेरिएशन होगा या फिर म्यूटेशन होगा तो वो परमानेंटली हो जाता है। ठीक है, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर जीन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा तो उसको ठीक करना भी मुश्किल है। बहुत सारे जेनेटिक तुम अभी तक देखेगा, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिजीज जो भी है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें परमानेंटली चेंजिंग का भी ये इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ ये चेंज कर सकता है। उसका काउज क्या हो गया, क्रोमोसोमल एबरेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, फ्लूइडी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, और चेंज इन जीन स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसी में हम लोग पॉइंट म्यूटेशन या कैंसर के बारे में पढ़ना, वो भी पढ़ना है। तो इस चीज को हम लोग तुम लोग नोट कर लो, क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये प्रोसेस समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कौन सा फ्लूइडी वो है, कौन सा एबरेशन है, और कौन सा जीन एक्सप्रेशन है। तो इसको नोट करो, फिर क्रोमोसोमल एबरेशन से स्टार्ट करेंगे समझाना। नोट करो इसको। तो बोर्ड हेवी है थोड़ा। अच्छा, वीडियो हेजी आ रहा है? आ रहा है, ठीक, देखो तो कौन फिर से इसको लिख देते हैं। फर्स्ट में था क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, दूसरा है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जो फ्लूइडी का केस है। तीसरा आ जाता है चेंज इन जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन इन न्यूक्लियोटाइड। हो गया?
हो गया? हेलो, हुआ? मिटाएं? सुनिधि कुछ रिप्लाई कीजिए, आप लिख लिए हो तो बताइए। यस सर, लिख ली। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है ना। क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है समझो पहले, उसके बाद हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब कहने का है कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर या फिर जीन नंबर, ठीक है। सपोज दैट मान लिया जाए कि किसी क्रोमोसोम में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जीन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जीन नंबर है, क्रोमोसोम नंबर है या फिर जीन नंबर है, ये फिर ये जीन नंबर है। तो अगर सपोज मान ली जाए कि इस जीन नंबर में किसी कारण से कोई यहाँ का पार्ट, यहाँ का कोई जीन नंबर जो है वो किसी कारण से चेंज होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। तो इसका कुछ कुछ प्रोसेस है, 4-5 प्रोसेस है, वो हम तुम लोग को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब इसमें सिंपल है, क्रोमोसोमल एबरेशन में हम लोग को नंबर ऑफ जीन जो है, आई मीन हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि जो जीन का अरेंजमेंट है, अगर उसमें किसी तरह का चेंजिंग होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर जीन का अरेंजमेंट में किसी तरह का चेंजिंग हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, उसके अंदर में जीन का अरेंजमेंट किसी तरह चेंज होता है, सिक्वेंसली अगर नहीं हो पाता है किसी मेथड से, किसी कारण से, तो वैसे ही प्रोसेस को, वैसे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है। अब हम तुमको एक एक मेथड बताएंगे और उसका जो है वो फिगर बनाएंगे, उसमें तुम समझना कि उसमें समझाते कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग ये सीधा सी लिख सकते हैं एक पॉइंट में, चेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन in a chromosome is a called chromosomal aberration। समझ में? ये फेनोमेनन में होता क्या है, या तो नंबर चेंज हो जाएगा, या तो उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, या फिर वो जिस सीरीज में है वो सीरीज किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है। तो कुछ कुछ मेथड है, ठीक है। तो सबसे जो पहला मेथड है वो है डिफिशियंसी का मेथड, किसी कारण से डिफिशियंट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें है क्या, देखो, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, सॉरी 1 सेट क्रोमोसोम, बट जीन देखेंगे A B C D E एंड F एंड G, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी होना। सपोज दैट जो अगर इसका हम लोग रीअरेंज करते हैं और उस रीअरेंज में सपोज दैट A B C D E और सिर्फ F होता है, G प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये एक क्या हो गया, डिफिशियंसी के कारण, डिफिशियंसी, इसी मेथड को बोलते हैं डिफिशियंसी क्रोमोसोमल एबरेशन। देखो इसमें G का जो है वो डिफिशियंसी है, आई मीन वहां पे G प्रेजेंट
नहीं है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे जी एब्सेंट हो गया, किसी डिफिशियंट कर गया, ये हो गया तुम्हारा डिफिशियंसी। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा डिलीशन प्रोसेस, दूसरा है डिलीशन, डिलीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा समझो, मेरे पास फिर से दो इस तरह का सेगमेंट है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और दूसरा है ई एंड एफ। तो इसमें डिलीट का जब बात कर रहे हैं तो डिलीट कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस अगर सी नंबर ऑफ जीन को, आई मीन सी जीन को अगर हम हटा देते हैं तो देखो क्या सीक्वेंस आता है। ठीक है, तो ए बी डी ई एंड एफ। तो यहाँ देखो ये जो दिखा रहा है तुमको, ठीक है, ये सी वाला जो जीन है ये यहाँ पे क्या होगा, किसी कारण से डिलीट कर गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं, इसको हम एरो बना देते हैं ताकि एरो ये पोर्शन यहाँ पे डिलीट हो गया। तो ये है, तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है इन्वर्शन, तीसरा है इन्वर्शन। ठीक है, तो इन्वर्शन में क्या होगा, ठीक उल्टा होना। जैसे मान लिया जाए ये दो हम लिए ए बी सी डी एंड ई, एफ एंड जी। ठीक है, सपोज दैट कि मेरे सामने ये आएगा और ए बी सी और ये डी ई उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये जो है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इन्वर्शन। ऊपर में आ जाएगा डिलीशन, कोई एक जीन डिलीट कर गया किसी कारण से, अब यहाँ पे कुछ जीन या फिर कुछ जो सेगमेंट है वो इन्वर्स हो गया, मतलब उल्टा हो गया, इन्वर्सन, इन्वर्सन। चौथा जो प्रोसेस है वो है तुम्हारा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि उसमें भी ए बी सी डी जीन है। ठीक है, और इसमें ई है और एफ है, इतना जीन है। तो इसमें जब बात करेंगे डुप्लीकेशन का तो करने का डुप्लीकेट हो जाना। जैसे इसमें देखेंगे ए बी सी और डी, एक और इसमें डी आके हो गया, तो डी के जगह पे डी डुप्लीकेट हुआ, तो कहीं ना कहीं जो इसका मैकेनिज्म है, आई मीन इस सेगमेंट से जो भी फंक्शनिंग कंट्रोल होगा कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एफ। तो यहाँ पे देखो एक डी था ऑलरेडी, एक और डी इसमें ऐड हो गया, समझ में आया? तो यही है तुम्हारा प्रोसेस इतना। अब इसमें जैसे हम लोग देखेंगे कि हम बता रहे थे कि जैसे मान लो इसमें हम डी और ई को इन्वर्स किए हुए हैं, देखो यहाँ डी और ई को इन्वर्स किए हुए, यहाँ पे क्या है, इस पोर्शन में एक डुप्लीकेट एक और जीन यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डुप्लीकेशन। तो ये एक और प्रोसेस है, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि जो भी चेंजिंग हो रहा है वो जिन नंबर के जिन पे उसके अरेंजमेंट से हो रहा है, और ये इस प्रोसेस से होता है, यही रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बच गए, उसको बताएंगे, इसको नोट कर लो। हो गया? यस सर, हो गया।
अब एक और लास्ट है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ध्यान देना। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। देखो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे जब रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 5 जिन है, यहाँ पे 4 जिन है, यहाँ पे भी 5 जिन है, यहाँ पे भी 4 जिन है। इसमें होगा क्या समझना, इसमें भी रेसिप्रोकल का जब बात कर रहा है तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम इस एफ रीजन को ले लेते हैं, एफ जिन को लेते हैं। ये एफ जिन जो है डायरेक्ट ओ जिन से क्या करेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इसको बना फिगर से बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ए उल्टा हो गया, ए बी सी डी और ई, एफ जी एच एन आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में, यहाँ आ जाएगा ओ, ठीक है। इसको हम रेड से घेर देते हैं, ये हो जाएगा ओ, ठीक है। और इधर जो है वो ओ की जगह पे एफ हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ओ के जगह पे यहाँ एफ आ जाएगा, बाकी बाद जी एच आई ई बी सी बी ए, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या चेंजिंग है, यहाँ एफ के जगह पे ये ओ क्या गया, ये है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और ये कभी ना कभी सॉरी, ये जो भी जैसे तुम बोले क्रोमोसोमल एबरेशन इस मेथड से होता है, लेकिन ये इस मेथड से कैसे होगा, कुछ तो होगा। तो सेल डिवीजन में सिनेप्सिस पढ़े होंगे, क्रोमोसोम के लिए एक जंक्शन बनता है चेंजिंग के लिए, उस टाइम पे ही अगर चेंजिंग होना है तो हो जाएगा, और उसी वो सडन होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एवरेशन। की कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम के जिन के नंबर में या फिर उसके अरेंजमेंट में किसी कारण से क्या वो सेल जो मियोसिस होता है उसमें जो सिनेप्सिस यूज होता है, सिनेप्सिस का जो मैकेनिज्म होगा, सिनेप्सिस मैकेनिज्म के टाइम पे जो ये होगा, आई मीन सिनेप्सिस मैकेनिज्म ही ये कर सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। तो क्रोमोसोमल एबरेशन का जो भी मैकेनिज्म या मेथड है, वो सब जब गैमेट वगैरह का फॉर्म करता है उस टाइम पे वो चेंज हो सकता है, ठीक है। यही है तुम्हारा क्रोमोसोमल एवरेशन, जो नंबर और अरेंजमेंट को चेंज करता है, ठीक है। इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये पॉलीप्लॉइडी, जो हम लोग बोले क्रोमोसोम नंबर को जो चेंज करेगा, ठीक है। ये जीन को चेंज कर रहा था, अब जो पढ़ेगा क्रोमोसोम को चेंज करेगा। नोट करो जल्दी से।
हो गया सर। हो गया ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे आगे जो है वो क्रोमोसोम, ये जीन बार बार बोल रहा है, क्रोमोसोमल एबरेशन में हम लोग क्या देख रहे थे, जीन अरेंजमेंट या जीन का जो नंबर में चेंजिंग आ रहा है वो जीन पर्टिकुलरली जीन, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर में बहुत सारे जीन है और हम लोग के पास बहुत सारा क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर में एक क्रोमोसोम के अंदर में बहुत सारा जीन है, तो जीन का बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है पॉलीप्लॉइडी और एक होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज जो है वो समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस नजर आएगा, वो कैसे फिगर से समझेंगे। प्लॉइडी में क्या होता है कि सपोज एट मान लो ये क्रोमोसोम है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा एक सेल है, ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हुआ। लेकिन जब इसमें, ठीक है, जब इसमें ये डिवीजन होगा और ये जब नया सेल बन रहा है तो हो सकता है कि इसमें एक सेट बढ़ जाए, ये 3 सेट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। समझे? हम क्या बोले कि इसमें सेट बढ़ रहा है, एक जैसे मान लो ये 2 सेट्स है, ठीक है, मान लो ये 2n है, +1 चला गया तो 3n हो गया, ठीक है, 4n हो गया, 5n हो गया, 6n हो गया, मतलब 2 से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर होता है तो वो पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा, की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे सेट घटता भी है बढ़ता भी है, कैसे समझो, उसमें मैकेनिज्म है, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी इज अ डिसकंटिन्यूअस या डिसजंक्शन एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, वो जब होगा नॉर्मल हम प्लॉइडी भी बोल सकते हैं। ये प्लॉइडी कहने का मतलब है नॉर्मली कोई भी एक सेल है तो उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो इसमें क्या है एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसका अलग मैकेनिज्म, इसका अलग मैकेनिज्म है। इसमें सेट बढ़ रहा है, क्रोमोसोम पूरा सेट ही हो जा रहा है, ठीक है, कि एक सेट है, 2 सेट है, 2 सेट का एक सेल होता है, नॉर्मली 2n हम लोग लेते हैं, ठीक है, जब उसमें एक और सेट हो जाएगा तो वो 3n हो गया ना, ये पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा, जो कि नॉन डिसजंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखना क्या होता है एन्यूप्लॉइडी में, सपोज मान लिया जाए ये हमारा ठीक है, तो सबसे पहले ये मेटाफेज में है। मेटाफेज में क्या होता है कि सेल इक्वेटोरियल लाइन पे आता है और वो स्पिंडल से अटैच होता है, ठीक है। तो मेटाफेज में देखो क्या हो रहा है कि ये अटैच होगा और जब डिवीजन होगा तो जो क्रोमोसोम, मान लो 3 क्रोमोसोम इसमें है, 3 क्रोमोसोम इसमें भी आएगा, ठीक है, 3 क्रोमोसोम इसमें भी आएगा और 3 क्रोमोसोम इसमें भी आएगा, ऐसा है, क्योंकि उस हिसाब से दिख रहा हम 3 क्रोमोसोम दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ क्रोमोसोम क्या, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है, बस एक समझने वाला चीज है। दूसरा क्या है कि किसी कारण से, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो ब्रेक हो जाता है, सपोज दैट ब्रेक, अब ब्रेक कैसे होगा, ये हमारा स्पिंडल फाइबर फॉर्म किया, स्पिंडल फाइबर फॉर्म किया और यहीं पे माइक्रोट्यूब्यूल भी होता है, ये तुम लोग पढ़े हुए सेल डिवीजन में, माइक्रोट्यूब्यूल। अब वो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, स्पिंडल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो सोचो क्या हो जाएगा कि जो नया सेल बनने वाला है, ठीक है, जो नया सेल बनने वाला होना चाहिए 3, हो गया 5, होना चाहिए 3, हो गया 1, तो 1 में यहाँ देखो 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे 2 घट रहा है, यहाँ +2, यहाँ -2, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इसी में 2 टाइप हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हाइपो, एक हाइपो बोलेंगे और एक बोलेंगे हाइपर, समझो, हम इसको फ्लो चार्ट बना देंगे नोट्स में, हाइपो एंड हाइपर, ठीक है। तो हाइपो में क्या होगा, घटेगा, तो हम जैसे मान लो एक क्रोमोसोम 2n है, उसमें एक क्रोमोसोम घटा दिए 2n-1, तो ये हाइपो हो गया, जिसको हम लोग मोनोसोमी, ट्राइसोमी, और अगर सपोज इसमें 2n-2 कर दिए तो ये घट जाए, सॉरी ये प्लस है, सॉरी ये हाइपर है तो ये बढ़ेगा और ये हाइपो है तो घटेगा। इसी में मोनोसोमिक होता है, ट्राइसोमिक होता है, नलीसोमिक होता है, ठीक है। नलीसोमिक में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे तुमको केस दिखेगा 2n-1-1 और कहीं कहीं पे दिखा 2n+1+1, ये भी होता है, ये डबल ट्राइसोमिक कहलाता है। तो यहाँ एक माइनस है तो हाइपो लिख रहा है और प्लस है तो
हाइपर लिख रहा है। समझे इसको कि फिर से बताए? बोलो, पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी में डिफरेंस। सर पॉलीप्लॉइडी बताइए फिर से देखो, जैसे सपोज दैट मान लो ये एक सेल है, उसके पास 2 सेट क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जब ये डिवीजन होगा, ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है कि ये एक अलग आ जाएगा, ये एक अलग आ जाएगा, ठीक है, और साथ साथ में एक और सेट बनाएगा ही बनाएगा ना, ठीक है। उसका तो आई मीन कहने का मतलब वो रेप्लिकेट होकर इस तरह से एक और बनाएगा ही, एक सेट। यहाँ अब ना ये कंप्लीट सेल हुआ, सपोज इट मान लिया इसी के दरमियान एक और इसमें सेट आ गया, होना चाहिए था नॉर्मली इस तरह का कंडीशन होना चाहिए कोई भी सेल का स्टेबिलिटी का, लेकिन यहाँ 2 सेट है, एक और सेट क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे एक और सेल किसी कारण से ऐड हो गया, तो वो होता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। इसमें ऐड होगा, इसमें 1 2 3 4 5 हो सकता है, यहाँ पे अलग है, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ होने के बजाय देखो किसी में 2 किसी में 3 किसी में 4 हो रहा है, डिवीजन के टाइम का बात है, ये भी डिवीजन का है, बट ये सेट की बात कर रहा है, एक क्रोमोसोम सेट का ही बात कर रहा है, और ये क्रोमोसोम के अंदर का बात कर रहा है कि क्रोमोसोम के अंदर में अगर सेट बढ़ जाता है तो। समझ में आया? तो दिक्कत दोनों में डिफरेंस? यस सर। ठीक है, देखो इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो सकता है, इसमें घट सकता है बढ़ सकता है, लेकिन इसमें घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा, 2 3 4 जा सकता है। समझ आया इसमें? ठीक है, यस सर। इसमें कोई और चीज है नहीं। जैसे मान लो ए है तो ये डिप्लॉयड है, तो ए हो गया, ट्रिप्लॉयड आई मीन ट्रिप्लॉयड होता नहीं, तो ये ट्राइसोमी चला गया, आई मीन ट्राइप्लॉइडी भी बोलते हैं इसको। अब इसी में 5 और 4 आ गया, इसी में 5 आ गया, इस तरह से नंबर सेट्स ऑफ नंबर बढ़ेगा इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इसमें बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। मतलब कहने का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसमें आ जाता है, 2n के अलावा घट जाएगा, 2n के अलावा बढ़ जाएगा, बस यही चीज है। जिसमें से सबसे ज्यादा जो डिजीज का हम लोग पढ़ेंगे इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, आई मीन एनीप्लॉइडी के केस में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ना, ठीक है। हम 2-3 कीवर्ड्स लिख देते हैं, तुम उसको नोट करना, क्योंकि कीवर्ड्स समझने के बाद कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ज्यादा हम लिखाएंगे नहीं, कीवर्ड्स लिखा देते हैं ताकि तुमको समझ में आए। पॉलीप्लॉइडी में क्या पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? इट इज द phenomenon having more than 2 sets of chromosome, ठीक है। तो एग्जाम्पल में तुम ये 3 ले सकते हो, इसका नाम भी है, इसका नाम हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइप्लॉइड, 3 गो, टेट्राप्लॉइड, इस तरह से पेंटा हेक्सा जो भी है, तो इस तरह से है। तो ट्राई में 3 हो गया, टेट्रा में 4 हो गया, ठीक है, इसको नोट करना। और एन्यूप्लॉइडी में जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आर एडेड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन जीनोम और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो या फ्यूअर भी लिख सकते हैं, फ्यूअर और एक्स्ट्रा, कुछ फ्यूअर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है ना, यही है फ्यूअर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर आर प्रेजेंट इन नॉर्मल, लिख लो नॉर्मल क्रोमोसोम, अब क्लियरली तुमको दिख जाएगा। इसमें जो पॉइंट है वो भी हम लिखा देंगे, इसको नोट करो। इसके बाद वो मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी में क्या होता है, कहाँ ऐड कहाँ घटता है, और साथ में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक को लिख देना हाइपोप्लॉइडी और एक को लिखोगे हाइपरप्लॉइडी। इसमें क्रोमोसोम जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर ऐड होगा और इसमें घट जाएगा, इसी के हिसाब से फिर हम लोग आगे का लिखा देंगे। इसको नोट करो जल्दी से।
हो गया सर। हो गया ना? एक सेकंड। ये समझ में आ गया? अब देखो एक और चीज है इसमें लिखते हैं, मतलब जो एनी पोलैरिटी अराइजेस होगा वो नॉन डिस जंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मतलब इसके कारण ये होता है, तो लिख लो अराइजेस फ्रॉम। ये जो अराइजेस होगा किससे होगा? तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इस तरह से, क्योंकि उसमें वही नॉन डिसजंक्शन में वही होगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको साइड में ऐड कर लो कि किसके कारण से होगा, ये पूछता है। ठीक है, एनिपोलैरिटी का कारण क्या है? तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम में भी क्या? तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये याद रखना, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, हो गया? मिटा? यस सर, हो गया। देखो आज का जो टॉपिक था ये हम लोग फ्लोइडी तक पढ़े। ठीक है,